नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि का भाग 3 अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे वर्षा कैसे होती है। जल चक्र। सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का निरंतर वाष्पीकरण या वाष्पीभवन होता रहता है। जमीन के अंदर रिसता हुआ पानी भी सूर्य की ऊष्मा द्वारा भाप बनकर हवा में मिश्रित होता है। वाष्प हवा की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए यह वातावरण में क्रमशः ऊंचाई पर चला जाता है। ऊंचाई पर जाते समय वह ठंडा हो जाने के कारण उसका संघनन होता है और पानी के सूक्ष्म कण बनते हैं। पानी के ये कण इतने छोटे तथा हल्के होते हैं कि ये बादलों के रूप में आकाश में तैरते रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों के एकत्र होने पर उनका बड़ी बूंदों में रूपांतरित होता है। ये बड़ी बूंदें भारी होती है, इसलिए ये तैर नहीं सकती। ऐसी बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है। वर्षा के रूप में जमीन पर आया हुआ पानी सोतों, नालों और नदियों में से होकर अंत में समुद्र में मिल जाता है। हिमाच्छादित प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा द्वारा वहां की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यह पानी भी आकर नदियों में ही मिल जाता है। जमीन के जिस पानी का वाष्पीभवन द्वारा वाष्प बनता है, वह पानी के रूप में पुनः जमीन पर आता है और अंत में समुद्र में मिल जाता है। पानी का वाष्पीभवन, संघनन, वर्षा इत्यादि क्रियाएं निरंतर रूप में एक चक्र की भांति घटित होते रहती है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। आप ये चित्र देखिए, ये हमारी धरती है, ठीक है। ये समुद्र, ये जल स्रोत, नदी, ये सूर्य की ऊष्मा के कारण क्या होता है, इन सभी का क्या होता है, वाष्पीभवन होता है, ठीक है। अब वाष्पीभवन होने से क्या होता है, जो वाष्पीभवन होता है, जो वाष्प होती है वो हल्की हो जाती है, तो वो इस जमीन से ऊपर जाने लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वहाँ पर कैसा ठंडा वातावरण होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये हल्का समूह बनने लग जाता है। यानी ऊपर क्या करती है, इनका एकत्रित होती है, सूक्ष्म कण बन जाते हैं। और ये जो पानी के जो कण रहते हैं वो कैसे होते हैं, वाष्प रूप में, यानी हल्के रूप में होते हैं। तो ये जब एकत्रित हो जाती है ये, तो ये कैसा घना बादल का रूप दिखता है, ठीक है। ये बादल वाष्प के कण ही होते हैं और ये हल्के होने के कारण ये तैरते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, जब वो एकत्रित हो जाते हैं तो इनका रूपांतरित काय में हो जाता है पानी की बड़ी बूंदों में। और ये जब ये पानी के रूप में बूंदों में रूपांतरित होती है तो वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तब वो तैर नहीं पाती, तो वो क्या करती है, ऊपर से नीचे जमीन में वर्षा के रूप में गिरती है। तो ये ऐसी बूंदें जब धरती पे गिरती है तो जिसे हम वर्षा कहते हैं। फिर ये पानी जल स्रोत में ये पानी एकत्रित होता है और फिर ये बहते हुए कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। यह प्रक्रिया सतत निरंतर चलते रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। यानी वाष्पीभवन, फिर संघनन, फिर वर्षा, ये ऐसा जो चक्र है ऐसे चलते रहता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। जीवावरण, शिलावरण, जलावरण तथा वातावरण, इनमें जो वनस्पतियाँ और प्राणी पाए जाते हैं उनकी जितना संभव हो उतनी लंबी एक सूची तैयार कीजिए। अभी हमने देखे शिलावरण, जलावरण और वातावरण।
ये तीनों में क्या पाई जाती है? सजीव सृष्टि पाई जाती है। तो हमें क्या करना है? इनकी एक सूची तैयार करना है। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ भागों में पूरे वर्ष भर बर्फ की परत पाई जाती है, तो कुछ भागों में वर्ष भर उष्ण जलवायु रहती है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं मैदान है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल होते हैं। सामान्य जल वाली नदियाँ और खारे पानी वाले सागर भी है। तट के समीप समुद्र उथला है। महासागर के तटों से दूरी कई किलोमीटर तक गहरा हो जाता है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले इन सजीवों में अत्यधिक विविधता होती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं उष्ण है, कहीं शीत है, कहीं समशीतोष्ण है, कहीं जंगल है। हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है। वहाँ पर जो कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा होती है। कहीं गर्म वर्ष भर उष्ण रहता है तो कहीं वर्ष भर ठंडी, कहीं वर्ष भर बरसात होती है तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल है। कहीं पर नदियाँ पानी से भरी हुई है। कुछ नदी जो तट है वो कैसा उथला हुआ है, कहीं खारा है। तो हर प्रकार की ये जो हमारी जो क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न है। वहाँ की जो धरती, वहाँ का पानी, वहाँ का वातावरण में भिन्नता पाई गई है। तो उसी के हिसाब से वहाँ पर क्या पाई जाती है? सजीव सृष्टि पाई जाती है। महासागरों के तटों से दूर कई किलोमीटर तक गहरा हो जा सकता है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेश में रहने वाले इन सजीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे हमारे कुछ 5 चित्र दिए गए हैं। अब उसमें आपने देखा होगा ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले सफ़ेद बाल वाले ध्रुवीय रीछ, अफ्रीका में पाए जाने वाले घास वाले प्रदेश में झेब्रा, और ऑस्ट्रेलिया प्रदेश में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पाए जाते हैं कंगारू। ये किसी भी अन्य देशों में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर से देखें, ये कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता और कहीं नहीं। फिर ये रीछ सिर्फ ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है, और ये जेब्रा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ये तीनों ये उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये बाकी क्षेत्रों में पाए नहीं जा सकते। हाथी और सिंह केवल उष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रों की वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार प्राणियों में विविधता पाई जाती है वैसे वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर पानी तथा हवा में सर्वत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। शीलावरण, जलावरण तथा वातावरण में सजीवों का होता है। इस आवरण के सजीवों तथा उनके द्वारा व्याप्त भाग को सम्मिलित रूप से जीवावरण कहते हैं। हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? पृथ्वी का बाहरी तथा कठोर कवच और उसकी परत के कुछ भाग को सम्मिलित रूप में शिलावरण कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग 1/3 भाग पर जमीन
और लगभग 2/3 भाग पानी द्वारा व्याप्त है। पृथ्वी पर पाया जाने वाले पानी तथा बर्फ, भूजल और हवा में समावित जलवाष्प का पृथ्वी के जलावरण में समावेश होता है। पृथ्वी के चारों ओर वाले हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र निरंतर चलता रहता है। सौरमंडल को ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के सजीवों का संरक्षण होता है। वातावरण, शिलावरण तथा जलावरण, इन तीनों आवरणों में सजीवों का अस्तित्व होता है। सजीव तथा उनके द्वारा व्याप्त भागों को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।